गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑन्कोलॉजी नर्सिंग क्लास 5, जिसमें आज हम बात करेंगे लंग कैंसर का। इससे पहले हमने बात कर चुके हैं, इससे पहले हमने बात कर लिया है कैंसर के बारे में। कैंसर की क्या इंट्रोडक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद हमने बताया कि वार्निंग साइन क्या होते हैं कैंसर के। फिर उसके बाद स्टेजिंग बताया, स्टेजिंग TNM क्लासिफिकेशन बताया। फिर उसके बाद कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या होते हैं, रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी बताया। ठीक, उसके बाद अब एक एक करके हमने सेकेंड क्लास में बताया ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर के बारे में। फिर थर्ड क्लास में हमने बताया लिम्फोमा, लिम्फोमा में आपका हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। अब उसके बाद आज क्लास 5 में है लंग कैंसर। ठीक, अब हम बात करेंगे लंग कैंसर का। तो लंग कैंसर जो है कि ये लंग्स टिश्यू में अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाता है, लंग्स टिश्यू में अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाता है। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा एनाटॉमी के बारे में जान लीजिए, लंग्स के एनाटॉमी के बारे में जान लीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये ट्रैकिया है। ठीक, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया का लेंथ कितना होता है, कितना लेंथ होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर। और इसमें सी शेप्ड की क्या होती हैं, रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं। क्या होती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेजिनस रिंग सी शेप्ड की होती हैं, सी शेप्ड की होती हैं, जो ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करती हैं, ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम कोलैप्स होने से, कोलैप्स होने से बचाती हैं। और उसके बाद ट्रैकिया के साथ साथ देखिए हम लंग कैंसर पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें हमें ये भी जानना जरूरी होगा कि देखिए यहाँ पे लिम्फ नोड आया हुआ है। लिम्फ नोड देखिए, अभी जब हम एडिनोकार्सिनोमा की बात करेंगे, एडिनोकार्सिनोमा की बात करेंगे, तो यही वाला कैंसर है। देखिए ट्रैकिया के साइड साइड में ये लिम्फेटिक सिस्टम भी आया हुआ लिम्फ नोड, और ये देखिए एक लंग्स में दिखाया है कि यहाँ भी, यानी कि लिम्फ नोड जो है कि वहां पे तक गया है, तो इसमें भी कैंसर हो जाएगा, तो इसे एडिनो कार्सिनोमा कहेंगे। फिलहाल अभी क्या है कि देखिए ये लोब्स है, और आपको पता है कि राइट लंग्स में कितने लोब होते हैं, राइट्स में कितने होते हैं, ठीक, तीन। राइट्स में कितने होते हैं, 3 लोब होते हैं। और अगर आपको जैसे याद करना है, तो ऐसे लिखिए आर, और उसके बाद इसको पूरा मिला दीजिए 1 2 3। ठीक, 3 लोब, राइट में कितने, 3 लोब, और सेकंड में कितने, लेफ्ट में कितने, लेफ्ट में 2, लेफ्ट में 2, और राइट में 3 लोब। ठीक, ये होते हैं। और अगर इसके हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स अगर पूछ ले तो क्या होगा, एल्वियोलाई। क्या होगा, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, जो कि स्मॉलेस्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि कैपिलरी से घिरा हुआ था। देखिए एक एल्वियोलाई ढेर सारे। ठीक, एक लंग्स में लगभग 2 से 3, लगभग 3 मिलियन एल्वियोलाई पाए जाते हैं, तो दोनों को मिला के 6 मिलियन एल्वियोलाई। तो अब इसमें क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एल्वियोलाई एक स्ट्रक्चर दिखाया है यहाँ पे। ठीक, और ये आपका नीचे क्या है, डायफ्राम है, डायफ्राम है, जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में मदद करता है, लंग्स को वेंटिलेट करने में मदद करता है। ऊपर ऊपर और साइड में ऐसे ऊपर उठता है, ऐसे जाता है, तो ये क्या होता है, इंस्पायरेशन। और उसके बाद फिर नीचे आता है, नीचे आता है और ऐसे आता है, लंग्स की रिब्स जो है नीचे आती हैं, तो ये क्या होगा, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन। ठीक, फिलहाल ये फिजियोलॉजी है। तो एनाटॉमी की बात करें तो हम अभी बात कर ले रहे आपसे। देखिए यहाँ पे देखिए ये ट्रैकिया, ठीक, और ये सी शेप से घिरा होता है। लगभग 15 से 20 होती हैं। कितनी होती है, नंबर पूछेगा तो 15 से 20, कितने, 15 से 20 कार्टिलेजिनस रिंग होती है, कार्टिलेजिनस,
कार्टिलेजिनस रिंग, इसे क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया में होता है ये। ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक, विंड पाइप भी बोलते हैं। तो ये हुआ। अब उसके बाद हम इसको दिखा रहे हैं, देखिए एक लंग्स में दिखा रहे हैं। ठीक, ये एल्विलाई है, ठीक, ये एल्विलाई है। तो एक एल्विलाई की बात करें तो देखिए ये एल्विलाई है, ठीक, और इसके इधर से आता है क्या, ठीक, ये आर्टरी एंड वेन, ठीक। तो इसी पे O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, ठीक, एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है, ये तो फिजियोलॉजी हो गई। लेकिन एटॉमी की बात करें और इसको ट्रैकिया को अगर अंदर से बात करें तो क्या होता है, ट्रैकिया के अंदर की तरफ क्या होता है, म्यूकोसा होता है। क्या होता है, म्यूकोसा होता है, ठीक, जो क्या करता है, म्यूकस का सिक्रीशन करता है, म्यूकस का सिक्रीशन करता है। और इसमें अंदर जो है सीलिएटेड होती है, सीलिएटेड जो कि बाहर से एयर के थ्रू आप जान लीजिए कि ट्रैकिया में यानी कि लैरिंग से स्टार्ट लेके ट्रैकिया और ब्रोंकी तक का, ब्रोंकी ये ट्रैकिया और ये क्या है, ब्रोंकी, ये ब्रोंकी, देन ब्रोंकियोल्स, ठीक, ये। तो यहां तक आते आते ये क्या होता है कि एयर फिल्टर हो जाता है, पूरी तरह स्वच्छ एयर हो जाता है। यानी कि ये म्यूकस इपिथेलियम ये क्या करता है, पहले तो नोज में ही फिल्टर हो जाता है, जो भी होती है फिल्टर नोज में ही हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई डस्ट पार्टिकल आया तो यहाँ पे म्यूकस इपिथेलियम में क्या होता है, ट्रैप कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। उसी को क्या करते हैं, कफ को सिक्रीट करके फिर से दोबारा कफ रिफ्लेक्स के द्वारा, खांसने के द्वारा वो बाहर निकाल देते हैं। तो ये नॉर्मल एनाटॉमी की बात हो गई। और आपका ये क्या है, लंग्स के एल्वियोलाई के बाद का ये एल्वियोलर सैक है, एल्वियोलर सैक है। और ये एल्वियोलर डक्ट, सभी में म्यूकस इपिथेलियम होंगे, सभी में म्यूकस इपिथेलियम होंगे। देखिए यहाँ पे सभी में म्यूकस इपिथेलियम होंगे, ठीक, स्क्वामस इपिथेलियम, ठीक, ये इपिथेलियम का होते हैं। तो इतना जान लीजिए। उसके बाद फिर देखिए आगे अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, लंग कैंसर की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इसमें लंग कैंसर के इंट्रोडक्शन की बात करें, ये क्या है, इट इज अ लीडिंग टाइप ऑफ कैंसर, इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर। जो है कि जितनी भी कैंसर से डेथ होती है उसमें सबसे ज्यादा रोल इसी का, मतलब कि 16% रोल इसी है। यानी हर साल जो कैंसर से लोग मरते हैं उसमें 16% लंग कैंसर के ही मरीज होते हैं, ठीक। उसके बाद इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फेटल, ठीक, कैसा है, फेटल, यानी मृत्यु का सबसे कारण यही है, ठीक, मृत्यु का किसमें, मेन में हाई मॉर्टेलिटी रेट है, बहुत तेजी से मृत्यु दर बढ़ रही है। और एडिनोकार्सिनोमा, वही अभी हमने जो बताया कि लिम्फेटिक सिस्टम भी उसमें जाता है, लिम्फ नोड होता है। और ग्लैंड, एडिनो का मतलब ग्लैंड, ग्लैंड में अगर कैंसर हो जाए तो एडिनोकार्सिनोमा, ठीक, इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लंग कैंसर। अब ग्लैंड में यहाँ पे आएगा क्या, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड जो कि इपिथेलियल के लेयर के नीचे पाया जाता है, जो म्यूकस का सिक्रीशन करता है, उसमें कैंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका डेफिनेशन की बात करें, देखिए डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या है, लंग कैंसर इज अ कैंसर, ये क्या है, कैंसर इन विच देयर इज मैलिग्नेंट ग्रोथ, कैसा, मैलिग्नेंट ग्रोथ इन लंग्स टिश्यू, यानी कि लंग्स के टिश्यू में मैलिग्नेंट ग्रोथ होगा। मैलिग्नेंट का मतलब क्या है कि एक बॉडी से, एक पार्ट से, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाने चला जाता है, तो इसी को क्या, मैलिग्नेंट कैंसर। मैलिग्नेंट का
खासियत कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है मैलिग्नेंट कैंसर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें मेटास्टेसिस प्रक्रिया होती है और ये इन्वेसिव होता है। ठीक, कैसा होता है? इन्वेसिव होता है और ये क्या करता है? इन्फिल्ट्रेट करता है अदर ऑर्गन में, इन्फिल्ट्रेट करता है अदर ऑर्गन में, और ये नॉन कैप्सुलेटेड होता है। कैसा होता है? नॉन कैप्सुलेटेड होता है, यानी कि जो कैंसर सेल होंगी लंग टिश्यू में, जो कैंसर सेल होंगी, जो ये कैंसर सेल होंगी अनकंट्रोल जो ग्रोथ कर रही हैं, ये क्या होंगी? विदाउट लेयर होंगी। ये क्या है? मैलिग्नेंट। ठीक, ये क्या है? मैलिग्नेंट कैंसर है, मैलिग्नेंट, ठीक, मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब ये कैप्सुलेटेड नहीं है, लेकिन अब कैप्सुलेटेड का हम बता रहे हैं। जैसे बेनाइन ट्यूमर, देखिए ये बेनाइन ट्यूमर, ये क्या है? बेनाइन ट्यूमर। ठीक, लेकिन खास बात यह है कि ये कैप्सुलेटेड होती हैं, यानी कि एक कैप्सुलेटेड होती हैं, ये बाहर से कैप्सुलेटेड, इसीलिए ये बाहर इनफिल्ट्रेट नहीं होती या इन्वेसिव नहीं होती हैं, ये लेयर पर ही रहती हैं। कि जहां होंगी वो उधर लेयर पे होगी, ये कट करके हटा भी दिया जाए तो यह इंसान ठीक हो सकता है, और इसमें कोई चांसेस नहीं, क्योंकि इसकी सेल जो है टूट टूट के वो दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट या सर्कुलेशन में जाती है, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करती है। तो ये कैप्सुलेटेड नहीं है, ये कैप्सुलेटेड है। इस वजह से नॉन कैप्सुलेटेड होने की वजह से ही ये क्या मेटास्टेसिस शो करता है और इन्वेसिव शो करता है, यानी चारों डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है और इसके सेल टूट के। ठीक, तो मैलिग्नेंट टाइप का अगर कैंसर हो गया तो दिक्कत है, सीवियर है। ठीक, उसके बाद डेफिनेशन के बाद देखिए टाइप की बात करते हैं। टाइप में, ठीक, टाइप में देखिए क्या है? ईपी टाइप में क्या है? इपिडर्मोइड फॉर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, यानी कि अभी हमने जो बताया था अंदर जो इपिथेलियल जो म्यूकस इपिथेलियम होता है, म्यूकस इपिथेलियम वो स्क्वामस इपिथेलियल सेल का बना होता है, इपिथेलियल सेल का बना होता है। कैंसर इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्मॉल सेल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। जस्ट उसी के बाद स्मॉल सेल होती है, जस्ट उसी के बाद क्या होती हैं? स्मॉल सेल होती हैं, स्मॉल सेल। ठीक, स्मॉल सेल कैंसर इसमें होगा तो क्या होगा? स्मॉल सेल या फिर ओट सेल कार्सिनोमा। फिर उसके बाद एडिनोकार्सिनोमा के बारे में हमने बता दिया। लेकिन लार्ज सेल वाले में क्या होगा कि यहाँ पे इसके नीचे स्मॉल सेल के नीचे लार्ज सेल, यानी कि बहुत डीपली पहुंच गया कैंसर। ट्रैकिया, ये हमने ट्रैकिया या ब्रोंकी या किसी का भी ये कट करके आप देखेंगे, ऐसे कट करके ऐसे सीधा करके देखेंगे तो ऐसे दिखेगा इसमें। अब ये ग्रोथ होता चला जाता है, कैंसर ये ग्रोथ होता चला जाता है और ये ब्लॉक करता चला जाता है। ठीक, इसके ल्यूमन को ब्लॉक करता जाता है। ये इस प्रकार है, यानी कि जिस तरीके के वो फैल रहा है, जिस जिस लेयर में फैल रहा है, जिस लेयर में, यानी कि ट्रैकिया और ब्रोंकस के जिस लेयर में फैल रहा है उसी के लेयर के नाम पे उसका टाइप है। अगर ग्लैंड में पहुंच गया तो एडिनोकार्सिनोमा, अगर स्क्वामस इपिथेलियम में है तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल में है तो स्मॉल सेल या ओट सेल कार्सिनोमा, और अगर लार्ज सेल में है तो लार्ज सेल या एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। ठीक, उसके बाद है टाइप के बाद इटियोलॉजी की बात करते हैं। इटियोलॉजी में देखिए, इटियोलॉजी में क्या है? इटियोलॉजी में निकोटीन एक्युमुलेटेड फ्रॉम स्मोकिंग, यानी कि जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उसमें क्या इकट्ठा हो जाता है? उनके लंग्स में या ब्रोंकियस में क्या इकट्ठा हो जाता है? निकोटीन इकट्ठा हो जाता है। क्या इकट्ठा हो जाता है? निकोटीन इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से एक्युमुलेशन होने की वजह से कैंसर का कारण बन सकता है। एयर पोल्यूशन, यानी कि दूषित हवा के कारण क्या हो सकता है? एयर पोल्यूशन होने के कारण कैंसर हो सकता है। उसके बाद वर्किंग इन हजार्डस फैक्ट्री, यानी कि कुछ केमिकल फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, अगर उनको प्रॉपर मास्क वगैरह नहीं दिया जाए तो क्या हो सकता है? ये कैंसर का कारण आगे चल के 10 साल 5 साल बाद कैंसर का कारण बन सकता है। ठीक,
उसके बाद कमाने को तो कमा लिया, लेकिन बाकी जिंदगी अब सुख से नहीं जी पाता है क्योंकि वो अफेक्टेड हो जाता है। उसके बाद इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, कभी कभी क्या होता है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस एस्पिरेट हो जाता है, एस्पिरेट हो जाता है हमारे लंग्स में, तो वो क्या कर देता है, कैंसर काज देता है। जैसे कि हार्मफुल सब्सटेंसेस में, जैसे अब ये जान के कोई नहीं करता है, कोई अनजाने में भी एस्पिरेट हो जाता है, चला जाता है, और कभी कभी जान के भी होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, एस्बेस्टॉस एक मेटल है जो फैक्ट्रियों में यूज होता है, उसमें वो क्या करते हैं कि ड्रॉपलेट के फॉर्म में, एयर में ड्रॉपलेट के फॉर्म में जिस एयर को रेस्पायर कर रहे थे, ठीक ठीक, उसको क्या करे, रिस्पायर कर लिए, इसमें क्या है, एस्बेस्टॉस है। अब एस्बेस्टॉस ये काज कर देगा क्या, कैंसर। उसके बाद डीटी, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइएथिल है, ये क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड के फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये कैंसर का बड़ा कारण बन जाता है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड है जो कि आयरन की फैक्ट्री में जो डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं वो एयर के थ्रू जाते हैं, या फिर आर्सेनिक हो गया। ठीक, ये सब कैंसर के कारण बन सकते हैं, लंग कैंसर के। ठीक, उसके बाद आगे है, उसके बाद क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं, क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं। क्लिनिकल फीचर में देखिए ये है, क्लिनिकल फीचर में क्या है कि देखिए साइन सिम्टम पर ही डिपेंड करता है, क्लिनिकल फीचर साइन सिम्टम पर ही। ठीक, क्लिनिकल फीचर में देखिए आपका लंग कैंसर बिकम सीरियस एट एज इट्स सीवियरिटी इंक्रीजेज, जैसे जैसे इसका स्टेज बढ़ता जाएगा, लंग कैंसर का स्टेज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सिम्टम भी, इसके सीवियर सिम्टम भी होते चले जाएंगे। जैसे देखिए सिम्टम एराइजेज एज फॉलो, जैसे कफ, ठीक, क्या होगा, कफ बनेगा और खांसी आएगी। ठीक, खांसी आएगी, हॉर्सनेस, हॉर्सनेस मतलब फटी हुई आवाज आएगी। ठीक, विजिंग साउंड यानी सांस लेने पे सीटी जैसी आवाज आएगी, जैसे अस्थमा बंद, सांस लेने पे सीटी जैसी आवाज आएगी। पेन व्हाइल ब्रीथिंग, जब वो सांस लेगा तो उसके चेस्ट में दर्द होगा। सीवियर डिस्पनिया, जिसे सीवियर डिस्पनिया कहते हैं। हिमोप्टाइसिस, हिमोप्टाइसिस यानी कि जब खांस के वो बलगम बाहर निकालेगा तो इसमें ब्लड आएगा, क्या, ब्लड इन स्पूटम, ब्लड इन स्पूटम। ठीक, हिमोप्टाइसिस मतलब ब्लड इन स्पूटम, यानी जो खांसने के बाद जो स्पूटम निकालेगा उसमें क्या होगा, ब्लड होगा, ब्लड इन स्पूटम। उसके बाद सीवियर चेस्ट पेन, क्या होगा, सीवियर चेस्ट पेन होगा, सीवियर चेस्ट। और हाई फीवर, हाई फीवर क्यों होगा, हाई फीवर क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, इम्यूनिटी लो हो गई है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसी वजह से फीवर होगा। तो बहुत ज्यादा राइगर मतलब हाइपर पायरेक्सिया होगा। उसके बाद वीकनेस होगा, कमजोरी होगी। ठीक, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, भूख नहीं लगेगा, जिसे एनोरेक्सिया बोलते हैं। वेट लॉस होगा, अब जाहिर सी बात है खाना नहीं खाएगा तो वेट लॉस होगा ही। इनएबिलिटी टू ब्रीथ, इनएबिलिटी टू ब्रीथ क्या होगा, इनएबिलिटी टू ब्रीथ, जिसे एपनिया बोलते हैं, एपनिया। एक्सेसिव रेस्टलेसनेस, बहुत ज्यादा मतलब कि आराम से कहीं बैठेगा नहीं, कहीं उठ के इधर बैठेगा, कहीं उठ के उधर बैठेगा, जैसे उसकी जान खतरे में पड़ी हो ऐसा। ठीक, फेशियल इडमा हो जाएगा, चेहरे पे पूरा स्वेलिंग हो जाएगा। ठीक, प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा, प्लूरल इफ्यूजन का मतलब देख लीजिए, प्लूरल इफ्यूजन की मतलब यानी कि जो लंग्स होता है, जो लंग्स होता है, लंग्स के जो प्लूरल कैविटी होती है, लंग्स में जो प्लूरल कैविटी होता है, ये बाहरी कवर, लंग्स के जो बाहरी कवर होता है, इसमें क्या होता है, ये इफ्यूजन हो जाता है। इफ्यूजन मतलब लीक करने लगता है। वैसे तो इसमें 30 से 50 ml तक फ्लूइड होता ही होता है, लेकिन क्या हो जाए कि एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, इसमें एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है इसमें। ठीक, इसमें क्या होता है, फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है और लंग्स का साइज और घटता जाता है, ऐसे फ्लूइड इकट्ठा होगा, ऐसे फ्लूइड। और ध्यान दीजिएगा सबसे पहले नीचे इकट्ठा हो, क्योंकि ग्रेविटी के कारण फ्लूइड नीचे आ जाता है और ऐसे इकट्ठा होता चला गया। इस मरीज को जैसे फ्लूइड इकट्ठा होगा तो एक्सरे करेंगे, जब एक्सरे करेंगे तो इतना काला आएगा, इतना काला आएगा, बाकी एक लंग छोटा लगेगा और एक लंग्स बड़ा लगेगा, ऐसे दिखेगा, एक्सरे में आएगा सबसे बढ़िया। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्लूरल इफ्यूजन। उसके बाद पल्मोनरी इंफेक्शन, जाहिर सी बात है स्पूटम बन रहा है, एक्स्ट्रा स्पूटम बन रहा है तो पल्मोनरी इंफेक्शन भी होगा। ठीक,
पल्मोनरी इंफेक्शन होगा उसमें, तो ये आपका क्लिनिकल फीचर या साइन सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया। फिर उसके बाद देखिए आपको डायग्नोसिस की बात करें, ध्यान दीजिएगा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर को। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में क्या होगा, हिस्ट्री कलेक्शन होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, हिस्ट्री कलेक्शन होगा और फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेकिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ सिम्टम, यानी कि साइन सिम्टम क्या क्या प्रेजेंट है उसको चेक करना है। ठीक, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे यानी कि छाती का एक्सरे करवाएंगे, स्पूटम साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन यानी जो खांस के वो, और ये स्पूटम देखिए कलेक्शन कब करेंगे, स्पूटम जो खांसता है, जो बलगम निकलता है, उस बलगम को आप 4 बजे भोर या 5 बजे तक के बीच का लीजिए, 5 बजे 20 तक का लीजिए, कंटेनर में लेके उसको क्या करिए, भेज दीजिए साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए सीटी स्कैन कराएंगे। उसके बाद ब्रोंकियोस्कोपी जो होता है, ब्रोंकियस में, ब्रोंकियस जो ब्रोंकियल है, ठीक, ये ब्रोंकी है, इसमें क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस होता है जिसमें आगे कैमरे लगे होते हैं और कैमरे में लाइट आता है, और इसको जो है कि इसमें इंसर्ट करते हैं और इधर ले जाते हैं और इसका इमेज लेते हैं, कंप्यूटर पे इसका मॉनिटर करते रहेंगे और इसका इमेज लेते रहेंगे। ठीक, तो उसे कहते हैं ब्रोंकियोस्कोपी, यानी कि ब्रोंकियल के अंदर का पार्ट शो करते हैं कंप्यूटर पे, उसको शो करते हैं। टिश्यू बायोप्सी, यहां से लिए जो लंग्स में जो भी दिक्कत जहां पे है वहां से निडिल स्प्रेड किए, निडिल स्प्रेड करके उसको ले लिए, इंजेक्शन के द्वारा स्प्रेड कर लिए, स्प्रेड करने के बाद उसको लेके टेस्ट ट्यूब में करके उसको या बॉयल में करके उसको एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं। थोरैकोसिंथेसिस, क्या है ये, थोरैकोसिंथेसिस, देखिए थोरैकोसिंथेसिस क्या होता है, थोरैसिक मतलब थोरैसिक और सिंथेसिस मतलब किसी निडल का स्प्रेड करके वहां से फ्लूइड का निकालना। ठीक, देखिए अब थोरैकोसिंथेसिस करने के लिए मरीज को किस पोजीशन में थोरैकोसिंथेसिस दिया जाता है, सिटिंग पोजीशन में। देखिए सिटिंग पोजीशन में ऐसे बैठ जाएगा मरीज, देखिए ऐसे बैठ जाएगा, और हमेशा जब भी इंजेक्शन, जो देखिए ये ड्रेन है, ये थैला है, ये क्या है, ये थैला है, इसी में कलेक्ट करेंगे। हमने बताया था कि जब प्लूरल इफ्यूजन होगा, इसमें फ्लूइड बनेगा, तो लंग्स के जितने भी फ्लूइड होंगे वो नीचे की तरफ ही इकट्ठा होगा, क्योंकि फ्लूइड है, वजन होगा, ग्रेविटी के कारण वो लंग्स के निचले एरिया में इकट्ठा होगा। इसलिए जिसे इधर लेटरल जो स्कैपुला होता है, स्कैपुला के नीचे लगभग आके यहाँ पे इंजेक्शन फ्रिक करते हैं और ड्रेन डाल देते हैं, एक पाइप डाल देते हैं, ड्रेन, एक आईवी सेट डाल देते हैं, आईवी सेट के द्वारा इसमें कलेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है कि फ्लूइड जब बाहर हो जाता है तो मरीज को जो डिस्पनिया हो रहा है, सांस लेने में जो दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत, उसमें भी रिलीफ, उसको आराम मिलेगा, और इस फ्लूइड को हम जांच के लिए भेज देंगे लेके। ठीक, तो ये थोरैकोसिंथेसिस। उसके बाद मेडियस्टेनोटॉमी, ये क्या होता है, मेडियस्टेनम, देखिए मेडियस्टेनोटॉमी, देखिए ये है, ये आपका ब्रोंकी और ये लंग्स है। ठीक, ये लंग्स। ठीक, अब इसमें आप जानते हैं कि आर्टरी भी गया है और वेन भी गया, ये आर्टरी और वेन भी गया है। ठीक, वेन भी गया, तो इसमें क्या करते हैं, ये मेडियस्टेनम है, ये अंदर वाले पार्ट को, ये मेडियस्टेनम, इस पार्ट को, इस लंग्स के इस सरफेस को, लंग्स के देखिए इस सरफेस को मेडियस्टेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, आगे वाले को, मिडिल में इसको क्या कहते हैं, मेडियस्टेनम। अब यहाँ पे कट करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, कट करने के बाद यहाँ पे देखते हैं और यहाँ से फ्लूइड लेते हैं, और फ्लूइड लेने के बाद या टिश्यू लेने के बाद यहाँ पे जांच के लिए भेज देते हैं। लंग एंजियोग्राफी करते हैं। लंग एंजियोग्राफी का मतलब ये होता है कि पहले मरीज को, देखिए एंजियोग्राफी शब्द आ गया, अगर एंजियोग्राफी शब्द आ गया, चाहे वो लंग्स का हो और चाहे वो हार्ट का हो या किसी भी बॉडी पार्ट का एंजियोग्राफी होना है, तो एंजियोग्राफी करने के लिए डाइज पिलाते हैं। क्या, डाइज। ठीक, मरीज को करने से पहले, एंजियोग्राफी करने से पहले डाइज पिलाते हैं, और ये डाइज क्या होता है, इंजेक्शन आईवी के थ्रू उसको 1 घंटे पहले
पिला देते हैं, ओरल भी दिया जाता है और आईवी भी दिया जाता है, तो उसको पिला देते हैं। लेकिन आईवी में ज्यादा अच्छा रहता है कि तुरंत काम हो जाता है, जल्दी फास्ट काम होता है, क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन होगा और फिर लेट लगेगा। और इसमें इंजेक्शन जैसे दे देते हैं डाइज, तो ये डाइज क्या करता है, जितने भी ब्लड वेसल होंगे, जितने भी लंग्स में ब्लड वेसल गए होंगे, ब्लड वेसल जितनी भी आए होंगे, ये डाई क्या पहुंच जाएगा इसमें, ये डाइज पहुंच जाएंगे इसमें। अब जब डाइज पहुंच जाएंगे तो इसका डिजिटल रेडिएशन के द्वारा कंप्यूटर पे मॉनिटरिंग करते रहेंगे और ये देखेंगे कि ये डाइज पहुंचा कहां तक है। जहां तक पहुंचेगा उतना ब्लैक आएगा, व्हाइट आएगा, और बाकी आगे तक ब्लैक आएगा। तो एक प्रकार का ये एक्सरे का फॉर्म ही है, लेकिन वजह ये कि ये ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल और कैपिलरीज का एक्सरे करते हैं। ये दरअसल क्या है, ये लिम्फ और ब्लड वेसल के कैपिलरीज का एक्सरे करते हैं, ताकि देखें कि कैपिलरी कहां तक कैपिलरीज खराब हुई है, कहां तक ब्लड वेसल सही है। ये पता लगाने के लिए लंग्स एंजियोग्राफी, ऐसे ही उसमें कार्डियो में हार्ट का भी एंजियोग्राफी होता है, हार्ट का भी एंजियोग्राफी है, तो पल्मोनरी एंजियोग्राम भी कहते हैं या लंग एंजियोग्राफी कहते हैं। तो ये डायग्नोसिस है। उसके बाद आपका देखिए कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन यानी कि इसके बाद भी कितनी जटिलताएं होंगी, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। गायनेकोमास्टिया क्या होगा, गायनेकोमास्टिया आपको पता है, गायनेकोमास्टिया एंड विर्मिलिज्म क्या होता है, गायनेकोमास्टिया एंड विर्मिलिज्म। ठीक, यह एक प्रकार का डिसऑर्डर है, ये जो मेल में होता है गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया मतलब गायनिक, देखिए गायनेकोमास्टिया यानी ये किस में पाया जाएगा, ये मेल में, किसमें, ये मेल में और ये फीमेल में, ये फीमेल में। ठीक, ये हो गया। तो अब इसमें मेल में क्या होता है, मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, और जो कि मतलब फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में आ जाएंगे। इस कंडीशन में फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर हो जाएगा, और इस कंडीशन में जो फीमेल है, फीमेल में मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर, यानी कि ऐसी महिला का जो है कि मुस्टैचू, दाढ़ी आ जाएगा, मोछ आ जाएगा, और जो शोल्डर होगा वो मेल की तरह होगा। ठीक, तो कुछ कैरेक्टर आ जाएंगे किसके, अपीयर्स, मेल के कैरेक्टर आ जाएंगे। ये भी इस वजह से होता है कि दो हार्मोन्स होते हैं जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, मेल में अगर बात करें तो एंड्रोजन होता है, और फीमेल में बात करें तो टेस्टोस्टेरॉन होता है, सॉरी ओस्ट्रोजन होता है। अब इसमें अच्छा देखिए, अगर कभी पूछे क्वेश्चन, अगर आपसे ये पूछता है कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन और ओस्ट्रोजन दोनों मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स क्या मेल में सीक्रेट होते हैं दोनों, कि एक ही होता है। तो जब भी बात करें तो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में दोनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं, दोनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं, हार्मोन्स दोनों, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन। अब ये डिपेंड करता है कि मेल है तो मेल में टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा सीक्रेट होगा, नॉर्मल बातें, वो तो एबनॉर्मल कंडीशन है। गायनेकोमास्टिया और विर्मिलिज्म क्या होता है, ये एबनॉर्मल है। लेकिन क्या होता है, अगर नॉर्मली बात करें तो जैसे मेल है तो उसमें दोनों फीमेल हार्मोन्स और मेल हार्मोन्स दोनों सीक्रेट होंगे, लेकिन वजह यह है कि इसमें टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा होगा और ओस्ट्रोजन कम होगा, यानी फीमेल हार्मोन्स कम होगा और मेल हार्मोन ज्यादा होगा। ये नॉर्मल कंडीशन है। और अगर फीमेल है तो फीमेल में ओस्ट्रोजन ज्यादा रहेगा और टेस्टोस्टेरॉन कम रहेगा। ये, लेकिन यही जब उल्टा हो जाता है, मेल में यही जब उल्टा हो जाता है तो गायनेकोमास्टिया हो जाता है, और अगर फीमेल में उल्टा हो जाता है तो क्या हो जाता है, विर्मिलिज्म हो जाता है। ये होता है। उसके बाद हाइपर कैल्सीमिया, यानी ब्लड में कैल्शियम लेवल की मात्रा बढ़ जाएगी, मेटास्टेसिस शो करेगा, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन यानी ब्रोंकियल में एयर नहीं पास कर पाएगा, नैरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रोंकिया जो है
ब्रोंकिया जो है ब्लॉक हो रही है, किससे? कैंसरस सेल से। कैंसरस सेल से या फिर एक्स्ट्रा म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है, इससे ब्लॉक हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, रुकावट आ रहा है। प्लूरल इफ्यूजन, ये देख लिया आपने, वेना कावा ऑब्स्ट्रक्शन यानी वेन्स जो होती हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। पैंक्रेडाइटिस होगा यानी पैंक्रियाज में इंफेक्शन हो जाएगा, पैंक्रियाज में इंफेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाएगा। रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकता है और डेथ हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन है। ठीक, उसके बाद आपका बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बाद मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो देखिए इसमें मैनेजमेंट में क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट। पहले बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट का। ठीक, मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखिए तो इसमें ट्रीटमेंट आएगा, पहला ट्रीटमेंट आएगा मेडिकल मैनेजमेंट में, और उसमें भी पहला केमोथेरेपी। ठीक, केमोथेरेपी इज गिवन। अब केमोथेरेपी में क्या होता है कि हमने पहली क्लास में भी बता दिया था केमोथेरेपी के बारे में, और आगे भी एक अलग से हम केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का क्लास ले लेंगे। फिलहाल अभी देख लीजिए थोड़ा सा समझने के लिए। तो केमोथेरेपी में क्या होता है? ये केमोथेरेपिक ड्रग्स हैं, ये केमोथेरेपिक ड्रग्स हैं। केमोथेरेपिक ड्रग्स क्या होती हैं? ये उन सेल को मारती हैं जो फास्ट ग्रो कर रही हैं, उन सेल को मारती हैं जो फास्ट ग्रोइंग करती हैं। तो फास्ट ग्रोइंग करने की वजह से अब डिपेंड ये करता है, जैसे कि कैंसरस सेल जो होती हैं, कैंसरस सेल जो होती हैं वो अनकंट्रोल्ड और फास्ट ग्रो करती हैं। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ऐसे भी सेल हैं जो वो भी फास्ट ग्रो करती हैं, फास्ट ग्रोथ करती हैं। जैसे स्किन सेल, जैसे देखिए केमोथेरेपिक ड्रग्स, केमोथेरेपिक ड्रग्स, ये ड्रग्स है। ये ड्रग्स जो है कि इसका काम क्या है? किल द फास्ट ग्रोइंग सेल। ठीक, अब कैंसरस सेल फास्ट ग्रोथ कर रहा है, उसको तो मार ही रहा है, लेकिन ये क्या करता है? स्किन सेल भी फास्ट ग्रोथ करती है, हेयर सेल भी फास्ट ग्रोथ करती हैं। उसके बाद जीआई ट्रैक्ट में जो इपिथेलियम मेम्ब्रेन है वो भी फास्ट ग्रो करती है। उसके बाद स्पर्म फॉर्मेशन यानी स्पर्मेटोसाइट या oocyte, स्पर्मेटोसाइट या फिर oocyte जो होती हैं ये भी क्या करती हैं? ये भी फास्ट ग्रो करती हैं। तो ये क्या करता है? कैंसरस सेल, ये केमोथेरेपिक ड्रग कैंसरस सेल को तो किल करता है, लेकिन इनको भी किल कर देता है, स्किन सेल को भी, हेयर सेल को भी, जीआई ट्रैक्ट सेल को भी, स्पर्मेटोसाइट। अब बताइए स्किन सेल को अगर किल कर देगा तो इसमें प्लूराइटिस दिखेगा, तमाम स्किन प्रॉब्लम दिखेगा। और अगर हेयर फॉलिकल्स को अगर मार रहे हैं, हेयर सेल को मार रहे हैं, तो इसमें एलोपेसिया दिखे। देखिए केमोथेरेपिक ड्रग्स वाले मरीज को बाल झड़ जाते हैं, केमोथेरेपी जिसको चलती है, दवा जो थेरेपी चलती है उसकी वजह से मरीज का पूरा बाल साफ हो जाता है। वजह यही है कि जो केमोथेरेपिक ड्रग्स है वो कैंसर सेल को मार भी रहा था, लेकिन हेयर सेल को भी मार दिया। इस वजह से एलोपेसिया देखने को मिलता है, यानी लॉस ऑफ हेयर। ठीक, इस वजह से केमोथेरेपी जिसका किया जाता है उस मरीज का बाल झड़ जाते हैं। वजह यही है क्योंकि ये ड्रग्स जो है कि हेयर फॉलिकल सेल को भी मार देते हैं। उसके बाद उसको देखिए वोमिटिंग होगा, मरीज को वोमिटिंग होगा, नाउसिया होगा एंड डायरिया होगा। ये साइड इफेक्ट है, ये केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट है, डायरिया भी होगा। वजह यही है कि जीआई ट्रैक्ट में जो स्क्वामस एपिथेलियम जो कवरिंग होती है वो भी फास्ट ग्रोथ करती है, ये क्या करता है? उसको भी मार देता है। तो ऐसे बंदे में क्या होगा? वोमिटिंग होगा और वो नाउसिया होगा और डायरिया भी होगा। ठीक, लूज मोशन भी होगा। स्पर्मेटोसाइट यानी कि इनफर्टिलिटी होगी, इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है कि टेस्टिस में स्पर्म नहीं बनने देगा, उसको मार देगा, और ओवरी में oocyte नहीं बनने देगा। इस वजह से अगर बंदा 20-22 साल 30 साल का है अगर, तो उसको क्या इनफर्टिलिटी हो जाएगा। केमोथेरेपी के ये सभी साइड इफेक्ट हैं। केमोथेरेपी जिसको चढ़ता है, जिसको होता है, उसका हेयर गायब हो जाएगा, उसे नाउसिया होगा, वोमिटिंग होगा, डायरिया होगा। स्पर्मेटोसाइट यानी कि oocyte ये भी सेल डिस्ट्रॉय होती है, तो इससे क्या होता है? इनफर्टिलिटी।
इनफर्टिलिटी होता है, इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी होगा, स्टेरिलिटी, ठीक, स्टेरिलिटी, ठीक। इनफर्टिलिटी मतलब स्पर्म बन तो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। स्टेरिलिटी मतलब कि यहाँ पे स्पर्म ही नहीं बन रहा है, स्पर्म ही नहीं बन रहा है। इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी में अंतर, इनफर्टिलिटी मतलब कि जो स्पर्म बन रहे हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है, फर्टाइल नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे स्टेरिलिटी मतलब बिल्कुल स्पर्म ही नहीं बन रहा है या गैमीट ही नहीं बन रहा है। तो ये केमोथेरेपिक ड्रग्स की ये खासियत है, साइड इफेक्ट है। इसका काम क्या है, किल द फास्ट ग्रोइंग सेल, लेकिन ये नॉर्मल सेल को भी मारने लगता है, इसलिए केमोथेरेपी वाले मरीज को साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद देखिए केमोथेरेपिक जो ड्रग्स होते हैं, डॉक्सोरुबिसिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, विनक्रिस्टिन, एटॉक्साइड और सिस्प्लेटिन, ये ड्रग्स हैं जो यूज होती हैं केमोथेरेपिक ड्रग्स। और एक बात ये मरीज के बॉडी के सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग केमोथेरेपी का डोज कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। अगर उसका वजन उसके हाइट के बीएमआई देख के, क्या देखते हैं, मरीज का बीएमआई देखते हैं, बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं, यानी उसका वजन और उसका वो देख के तभी डोज कैलकुलेशन होता है। यानी अगर 50 उम्र 70 साल है और 50 केजी से कम है तो उसको बिल्कुल नहीं केमोथेरेपी देंगे। उसको जब से तक आप 50 या 45 से ऊपर नहीं करेंगे तब से तक केमोथेरेपी ड्रग्स नहीं चढ़ेगा, ठीक। तो किस बेसिस पे डोज कैलकुलेशन किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया, ठीक, बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी सरफेस एरिया तब होगा जब हेल्दी होगा, न्यूट्रिशन होगा लेगा, तब होगा, तब देंगे। उसके बाद केमोथेरेपी के बाद उसका ट्रीटमेंट है अगला जो रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में कुछ रेडियो एक्टिव मेटल यूज करते हैं जैसे कोबाल्ट 60 और सोडियम 24। ये जो रेडियोथेरेपी में यूज होते हैं, तो रेडियोथेरेपी भी दो टाइप का होता है, रेडियोथेरेपी भी दो टाइप का होता है। देखिए रेडियोथेरेपी भी दो टाइप का होता है। देखिए इसमें एक क्या होता है, ब्रैकीथेरेपी एंड टेलीथेरेपी, ठीक। और इसको एक्सटर्नल थेरेपी भी बोलते हैं, थेरेपी भी बोलते हैं। इसको इंटरनल थेरेपी भी बोलते हैं, ठीक, इंटरनल थेरेपी भी बोलते हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या खास बात है, इन दोनों में यह है कि जो ब्रैकीथेरेपी होता है, जो इंटरनल थेरेपी होता है, ब्रैकीथेरेपी क्या, ब्रैकीथेरेपी, ये रेडियो एक्टिव जो मेटल होते हैं वो उसके अंदर रेडियो एक्टिव मेटल implant inside the body, ठीक। लेकिन टेलीथेरेपी में क्या होता है, टेलीथेरेपी में क्या होता है, रेडियो एक्टिव substances on outside of the body, यानी मशीन के द्वारा। ये किसके द्वारा देंगे, मशीन के द्वारा, ठीक, मशीन के द्वारा। और ये भी इसमें क्या होता है कि मेटल जब अंदर होता है तो मरीज के अंदर होता है, देखिए मशीन दिखा दे रहे हैं, मशीन इसमें देखिए ये है, इसमें जब जाता है तो रेडियोथेरेपी यानी कि इसमें इधर से रेडिएशन मारता है, तो जो कैंसरस सेल होती है जहां पे उसी पे लोकेशन एग्जैक्ट उसी पे मारा जाता है तो उससे किल करता है। तो देखा होगा मरीजों में जो रेडियोथेरेपी होती है वो एरिया पूरा ब्लैक हो जाता है, ठीक, पूरा ब्लैक हो जाता है। तो ये रेडियोथेरेपी है, यूज करते हैं। बाकी डिटेल के लिए क्लास आगे ले लेंगे एक रेडियोथेरेपी का, ठीक। उसके बाद देखिए आपका है लेजर थेरेपी। ये लेजर बीम के द्वारा क्या करते हैं, शरीर पे लेजर मारते हैं, लेजर बीम के द्वारा करते हैं। ये इसके लेजर बीम, लेजर मारते हैं ऐसे बाहर से, ठीक है,
लेजर से मारते हैं, ये ठीक करते हैं लेजर। इन दिस ब्रोंकोस्कोप विथ द हेल्प ऑफ लेजर रे, किसके, लेजर, यानी ब्रोंकियोस्कोपी के द्वारा जो होता है वो अंदर ब्रोंकियल में डाल के उस पे लेजर लाइट के द्वारा उसको प्रोजेक्टेड ऑन द कैंसर, यानी कोई कैंसरस सेल जो ट्यूमर होता है उस पे लेजर मार के उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, ड्यू टू विच इट स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रॉय किया जाता है। उसके बाद अगला है सर्जरी। सर्जरी में क्या है, इफ कैंसर अफेक्टेड एरिया आर ट्यूमर या ट्यूमर इफ इट इज अ सर्टेन एरिया, अगर किसी निश्चित एरिया में है, फैला नहीं है, जैसे बेनाइन कंडीशन अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में है तो उसको उतना कट करके निकाल देते हैं। इसमें भी दो टाइप का होता है सर्जरी, एक बाई लोबेक्टॉमी, ठीक, या फिर इसको सिंपल में बोलते हैं लोबेक्टॉमी, यानी जो लंग्स के लोब होते हैं राइट में जो 3 होते हैं, यानी अगर अपर लोब में है तो इतना लोब हटा देंगे। देखिए इधर नीचे वाले लोब में था तो नीचे वाले लोब को रिमूव कर दिए, नीचे वाले लोब को रिमूव कर दिए, इतना कैंसरस था हटा दिए। तो यही सर्जरी है। सर्जरी के द्वारा लंग्स के जिस लोब में होगा, अगर ऊपर वाला है तो ऊपर वाला कट करके हटा देंगे, नीचे वाला है कट करके हटा देंगे। तो यही है सर्जरी, जिसको बोलते हैं लोबेक्टॉमी। उसके बाद ब्रैकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन, इन दिस विद द हेल्प ऑफ एंजियोग्राफी के मदद से द ब्लड सप्लाई टू द कैंसर लंप, जो जहां पे ट्यूमर बना रहेगा वहां पे ब्लड सप्लाई क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ब्लड सप्लाई कैंसरस एरिया पे जहां ट्यूमर बना हुआ वहां पे स्टॉप कर देंगे, ड्यू टू विच इट्स ग्रोथ स्टॉप, और इसका ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, यानी जिसको खाना पीना उसका पानी बंद कर दिया जाए तो वो कार्य करना बंद कर देगा, वही एक तरीका है ये, और कुछ नहीं, ठीक। सर्जरी इज डन, और जैसे ये तरीका रुक जाएगा यानी कंट्रोल हो जाएगा तो बाद में सर्जरी करके उसको हटा देंगे, ठीक। तो ये है। उसके बाद अगला है ब्लड एंड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, यानी कि अगर जरूरत पड़े तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन करेंगे, डन विद टू द पेशेंट एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा जरूरत पड़े वैसा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करिए, प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन करें। उसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करिए, अगर उसको दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको अगर दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे दिए, जैसे ट्रामाडोल हो गया, मॉर्फिन हो गया, ठीक, और नेप्रेडिन हो गया, ठीक। उसके बाद सेडेटिव दीजिए, सेडेटिव यानी पोस्ट ऑफ सर्जरी के बाद उसको दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है तो सेडेटिव देंगे, यानी वो पड़ा रहेगा, मिडाजोलम दे दीजिए या किटेमाइन। ये क्या करती है, लग जाता है तो वो सोता रहता है, ये होता है। और इसमें सिर्फ ये जागता रहेगा, इसमें होशो हवास में रहेगा, इसमें सिर्फ दर्द नहीं पता चलेगा, इसमें पूरी की पूरी बॉडी शिथिल हो जाएगी और वो सोया रहेगा, ठीक, घंटे 2 घंटे 3 घंटे सोया रहेगा। द पेशेंट इज मैनेज्ड सिम्टोमेटिकली, जैसा इन्फेक्शन है, बुखार है, ठीक, फीवर है तो एंटीपायरेटिक, और वोमिटिंग हो रही है तो एंटी वोमिटिंग, और अगर ब्लीडिंग हो रही है सॉरी एंटी हेमोरेजिक देंगे, और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो स्टूल सॉफ्टनर देंगे, कॉन्स्टिपेशन है तो स्टूल सॉफ्टनर देंगे। तो ये क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट था। उसके बाद हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करेंगे।